ये पृथ्वी, विश्व, ब्रह्मांड सब चल रहे हैं। जन्म लेने के बाद यहाँ प्रत्येक आदमी को चलना पड़ता है। चलना ही जीवन है, रुकना मरना है। घुटनों के बल सरक कर और लड़खड़ा कर चलना शुरू करने वाले आदमी के चलने का क्रम का अंत कब, कहाँ, कैसे होगा किसी को नहीं मालूम। फिर भी लोग चलते हैं। चलना ही जीवन है, चलते रहते हैं। चलते चलते ताल मिलने पर आदमी एक साथ चलता है, ताल न मिलने पर आगे पीछे हो जाता है। चलने के इसी क्रम में कोई कुचला जाता है, कोई दब जाता है, कोई पिछड़ जाता है, तो कोई उच्छेदित होकर चलने के लिए बाध्य हो जाता है, तो कोई बाढ़ द्वारा रेत पर फेंकी हुई नाव की तरह ढेर हो जाता है। रास्ते अवरुद्ध हैं, फिर भी लोग चलते हैं। चलना ही जीवन है, चलते रहते हैं। चलने के इसी क्रम में चलते चलते ठगी हुई एक औरत को देखता हूं मैं, त्यक्त और लांछित, मंदिर के फाटक के पास ही बैठी। नन्हा सा बेटा माँ के पास ही खड़ा, घुटमुंडा और नंगा, करीब करीब 3-4 साल। घाम, हवा, पानी में पला बढ़ा हुआ में पुत्र चलने के लिए जन्म लिया है। आदिम युग का इतिहास दोहराता है। उसका नाम नहीं है, जाति गोत्र नहीं है, बाप कौन है मालूम नहीं, उसकी सिर्फ माँ है, उसको जन्म देने वाली माँ। और माँ की भी कोई भाषा नहीं, वो बोलती नहीं है। वो तो एक मुक्त प्राणी है, विक्टिम। न उस मुंडे को बेटा कहकर बुलाती है, न उसे धमकाती है, चुपचाप मौन धारण के बैठी। मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा चीथड़ा पड़ा है। नंगा मुंडा वही मानव पुत्र कभी इस चिथड़े को उधर रखता है, कभी उधर रखता है, कभी उधर रखता है। और चुपचाप उसे घूरती रहती है अपनी विवशताओं के भीतर। उसका सुंदर घर था, पति था, माता पिता थे, उसका संसार बड़ा सुंदर था। जिन बाप का बेटा है उसके पास वो क्या करता है क्या नहीं करता, कठपुतली की तरह देखती रहती, जैसे उसकी आंखों से कुछ सुनता ही नहीं। लाल पहाड़ की सफेद धोती से उसने अपना सिर तन ढक रखा है। मैली चिथड़ी चोली अपनी छाती से लगा रखी। मंदिर के प्रांगण में आने जाने वाले दाता धर्मी धर्म कर्म के नाम पर उस बिछाए हुए चीथड़े पर 2-4 पैसे फेंक देते हैं, कभी अवस्थावश दांत दिखा देती है। बस मैं जा रहा हूं, सब जा रहे हैं, रिक्शा घोड़ा गाड़ी सब जा रहे हैं। कहाँ जाते क्यों जाते हैं, लेकिन चलना ही जीवन है, रुपया मरण है, इसलिए सब चल रहे हैं। चलने के इसी क्रम में चलते चलते देखता हूँ गाड़ी की खिड़की से कि मंदिर से थोड़ी दूर अस्पताल के फाटक के बरामदे में चुपचाप मौन धारण के बैठी है। कोई भाषा नहीं, कोई आवाज नहीं, चेहरे और नैनक से नेपाली लगती है। घूसट छितरे हुए केश, चेहरे पे दाग, लतर पतर उम्र करीब 40 की रही होगी, पक्की गृहिणी रही होगी। और अब घर बार विहीन, परिवार विहीन, नंगा और उजाड़ संसार बचा हुआ है। पेट भरने के लिए रोगियों का जूठा भार एक थाल में इकट्ठा करके माँ बेटे दोनों खा रहे हैं। एक थाल एक मग, वो भी एल्युमिनियम का। यही उनकी श्री संपत्ति। चलना तो उसे भी था, वो चल भी रहे थे, मगर उसके चलने के क्रम में कहीं से बाधा आ गया। चलते चलते पथ जैसे भूसक से टूट, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अब चले भी तो कहा किस हो। इसलिए मंदिर और अस्पताल के बीच की दूरी में ही सीमित रह गया। मैं जा रहा हूं, सब जा रहे हैं, रिक्शा घोड़ा गाड़ी सब चल रहे अपनी अपनी रफ्तार में। चलते चलते उस औरत के बारे में सुनता हूं कि वो औरत आंदोलन की अगुवाई करने आई थी एक दिन। मस्त तरुणी, पुष्ट शरीर, हष्टपुष्ट छाती, लाल चेहरे वाली पहाड़ी खुर्रास, फूल जैसी सुंदर आकर्षक औरत रेल गेट के पास में ही रहती थी। कहते हैं उसके और भी संगी साथी थे, सब कहां गए, क्या हुआ सबका। आंदोलन करने वाली औरतें सामूहिक पिपासा का शिकार बन गई। किसी की अनचाही अमानत ग्रहण करने के बाद वो अपने गांव, अपने घर की ओर नहीं लौट सकी। जिस रास्ते से होकर अपने पति, अपने बच्चों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चला करती थी, अपने सुंदर भविष्य और खुशहाल जवानी लेकर चला करती थी, आज उसके साथ उसका साया भी नहीं। मैं जा रहा हूं, सब जा रहा हूं। चलते चलते देखता हूं कि औरत चुपचाप वहीं बैठी हुई मौन धारण की है। सोचा कुछ पूछ लूं उससे, जाने की
नहीं पूछ पाया। उसे कैसे पूछूं? पूछना तो और भी तो है उस मंदिर के फाटक के प्रतिचारक जो थाली आगे बढ़ाते हैं, डिबिया थपथपाते हैं, सब के सब वृद्ध है। गरीबी और बुढ़ापे ने सबको बाध्य कर दिया है। उस औरत की तरफ स्थापित नहीं। सोचा कुछ भूसा या कंबल दे दूं उसे, चाणक्य नहीं देता। उसे कैसे दूं? स्त्री समझकर या स्वभाषी मानकर देना है तो और भी तो है वहां। वो औरत वास्तव में भिखारी नहीं है, वो घर घर भीख मांगने नहीं जाती। क्या करें? एक संकोच का भाव था। कुछ भी हो, मां की गति और रुद्ध होने पर न घर का न घाट का होने के बावजूद वो नंगा मुंडा चलने लगा। वो टुक टुक चल रहा, वो इसी तरह पल भी रहा। विश्व पोलियो दिवस पर उसका नाम दर्ज नहीं है, बीसीजी की टिकिया की भी उसे जरूरत नहीं, फिर भी वो चल रहा। घाम में गर्मी सहकर, बारिश में भीग कर, क्या कहा हवा? अरे प्रकृति का वरद पुत्र है नंगा मुंडा, रोगियों का जूठा भात कुत्ता के साथ खाने वाला देश का भावी नागरिक है वो बच्चा। गोरा चेहरा, पुष्टगार, गोद में लेने की चाह होती है उसको, उसे देखने के बाद। मैं जा रहा हूं, सब जा रहे हैं, रिक्शा घोड़ा गाड़ी सब जा रहे हैं, सब यथावत है। मंदिर भी वही है, अस्पताल भी वही है, आम के बूढ़े पेड़ों का झुंड और दूर दूर फैली शाखाएं। फुटपाथ पर दुकानें हैं, ताबीज वाले, अंगूठी वाले, अंगरवल वाले, चमचा मोमो वाले, चनाचोर वाले, बादाम वाले, पान वाले, सब यथावत है। केवल मंदिर के प्रांगण में घूमने वाला, जो कुछ है उठाकर खा लेने वाला, वो नंगा मुंडा नहीं दिख रहा। कहाँ चला गया वो? कौन ले गया उसे? या फिर वो औरत सदा की तरह मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा बच्चा लेकर बैठी, उसमें हर्ष है न विवाद, उसकी आंखें वैसी की वैसी, उसमें कोई तब्दीली नहीं लगती। अपनी विकासताओं की जकड़ में औरत अनिच्छा से दूसरे बच्चे की मां बन गई। किसने उस बच्चे की नाल काटी होगी? किसने उसके नाल के अंजीर के पत्तों में रखकर गाड़ा होगा? और किसने उस असहाय प्रसूता की देखरेख की होगी? उस औरत की सूरत ऐसा हो, उसमें कोई तब्दीली नहीं। लगता हवा का झोंका कहीं से लाकर उठाकर उसकी गोद में डाल दिया। उसे प्रसव पीड़ा की भी अनुभूति नहीं हुई, नहीं शरीर में मालिश की जरूरत पड़ी, उसे सींगी मछली का झोल अथवा मुर्गे की पकवान की भी जरूरत नहीं पड़ी, न ही घी में पकाई हुई पकवान अथवा जायदाने की जरूरत पड़ी, उसे काले मुर्गे की वचेबा की भी जरूरत नहीं पड़ी, न ही मदर एंड केयर चाइल्ड सेंटर में ले जाने की और न ही गर्म मुलायम बिस्तर की। वो घोर है, धरती की तरह स्थिर है, चट्टान की तरह। उसमें आक्रोश है न पश्चाताप, घृणा है न प्रेम, वो तटस्थ है। राग, द्वेष, मोह, माया से दूर, त्यक्त, अभिशप्त, और क्या? बच्चे को खो जाने पर उसने थाने में रिपोर्ट नहीं की, न ही शाम होते ही उस बच्चे को पहचान के लिए, उस आदमी की पहचान के लिए उसे टीआई परेड की जरूरत पड़ी। रास्ते में पड़े पत्थर की तरह सहज ही वो दुष्ट उस बच्चे को उठाकर किसी संतानहीन व्यक्ति के घर में ले जाकर भेज दिया और फिर चला दारू पीकर उस औरत को सता गया। मनचाह किया होगा उसने, लेकिन ये घटना खबर के रूप में किसी रेडियो या टीवी में प्रसारित नहीं, न ही किसी समाचार पत्ती की एक पत्ती की खबर ही नहीं। उस औरत का नंगा मुंडा खो गया सदा सदा। बरसात के बहाव में लुढ़कने वाले पत्थरों की तरह आंदोलन की धारा में फंसी औरत, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की चाची, किसी की बुआ, किसी की दादी, किसी की भाभी होते हुए भी यहाँ आने को बाध्य हो गई। उसका खोज खबर लेने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी। उसके अपने लोग, अपने संगी साथी सहेली को देखी भी अनदेखी हो गई, जानी पहचानी होते भी अनजानी अपरिचित रह गई। वो दया, माया, प्रेम, सहानुभूति पाने लायक तक नहीं रही। वो पशु से भी गई बीती हो गई। अब वो क्या करे? एक बिल्डिंग के नीचे ठंडी धरती पर कुत्ते की तरह सोती है और बाध्यतावश मानव पुत्री या पुत्री को पैदा करने वाली जिंदा भूत बन गई है। लोग उसको देख के डरते हैं, बच्चे उसको पत्थर मारते। उसका नाम नहीं है न उसका पता, वो सिर्फ मेरी कहानी की पात्र बनकर रह गई। मैं जा रहा हूं, सब जा रहे हैं, रिक्शा घोड़ा गाड़ी सब चल रहे हैं अपनी अपनी रफ्तार में। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, मगर चलना ही जीवन है, रुकना मरण है, इसलिए चल रहे। चलते चलते क्रम के टूटने पर, सुर ताल न मिलने पर,
आंदोलन की आवाज उठाकर हुक्कार भरने वाली औरत अपने दल से छूट गई। दल छूट विक्षिप्त सिर्फ अपने बच्चे की खातिर अपनी गति को रोककर मंदिर और अस्पताल के बीच लगी हुई दीवार घड़ी में पेंडुलम की तरह इधर से उधर और इधर से उधर करती और अपने नवजात शिशु को घसीट घसीट के जीवन यापन कर रही औरत। मगर कब तक, कब तक, कब तक? में इतनी गहराई है, अगर उन शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो राइटर के मस्तिष्क से जो भी बातें निकलती हैं, अगर उसको दिल से सुना और देखा जाए तो शायद एक आदमी का या मनुष्य का जीवन भी बदल सकता। तो अगली परिस्थिति के बारे में बताइए। हमारे अगले नाटक का नाम है काली लकीर। हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये एक रियलिटी होती है जिसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर इंसान का बुरा वक्त शुरू हो और वो खत्म होने का नाम ही ना, तब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में अंधकार सा छा गया और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका सपोर्ट करने के लिए कोई ना हो तब चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, लेकिन ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में वक्त इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि हमें ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। अभी जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि देखने में, सुनने में ऐसा लगता होगा कितनी चकाचौंध, कितना ग्लैमर से भरी हुई दुनिया है, लेकिन जितना ग्लैमर है उतना अंधेरा भी है और वो अंधेरा ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर एक बार इंसान का पैर फिसल गया तो वो किधर जाएगा ये उसको भी नहीं पता। ऐसे ही एक सच्चाई से हम आपका रूबरू कराना चाहेंगे हमारे अगले नाटक काली लकीरों के जरिए, जिसको लिखा है विनोद उपाध्याय ने और अवधि होगी 25। बड़े कल शूटिंग की सारी प्लानिंग हो चुकी है ना? हाँ साहब, एक्स्ट्रा मोहम्मद ने जूनियर आर्टिस्टों को ऑर्गेनाइज कर लिया है और डांस मास्टर ने रिहर्सल भी शुरू कर दिया। यार अभी शूटिंग की कवरेज की है, तो हीरोइन को भी संभालना है यार। एक तो हमारे पास वक्त कम है, ऊपर से उसका वो बॉयफ्रेंड हर 3-4 टेक के बाद टपक जाता है, बड़ा परेशान करता है। आप निश्चिंत रहिए सर, मैंने ऑलरेडी हीरोइन के रूम में पीने का बंदोबस्त कर दिया। आई एम नो एज लिमिट, इन पैक के बाद तो खराबे बनने लगे। फैंटास्टिक, तुम्हारा जैसा प्रोडक्शन मैनेजर मेरे पास हो तो मुझे क्या ही टेंशन नहीं। और सुनो, बैंक से थोड़े पैसे ज़्यादा निकाल लेना इस बार, कल डांस सीक्वेंस में एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, बस आप अपनी डायरेक्टरी और क्रिएटिविटी में लग जाइए। और सुनो, तो डिजाइनर के पास जाके जरा कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी चेक करो, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ठीक है? Hello, Mr. Sawant. नमस्कार नमस्कार। Low battery. Please charge. बैटरी लो है क्या? हाँ, कल से हमारा दूसरा शेड्यूल स्टार्ट होगा। हाँ, ट्रेड पेपर्स में देखा था मैंने। और पिछले हफ्ते और बड़े से भी बात हुई। लेकिन आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं आया अभी तक। तीसरे शेड्यूल में दे दूंगा यार। इतना इम्पेशेंट क्यों होते? ओके। हाँ, सावंत, मैंने हंसने के लिए तुमसे कुछ कहा था। वो हंसिनी, हाँ, उसे मैंने एक अच्छे कैरेक्टर में कास्ट कर लिया, मगर उसका डिक्शन और बॉडी मूवमेंट बिल्कुल कमाल है यार। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस पर। अनुभव से सब सीख जाएगी। और फिर तुम्हारे जैसे गुणी डायरेक्टर के अंडर तो पत्थर भी एक्टिंग करने लगे। तुम बटर मत लगाओ यार, तुम बस वो भी बनाओ मुझे। चलो चलता हूँ। सावंत, अगले हफ्ते घोरपड़े को भेज देना, चेक तैयार रखूंगा। सावंत सर आ रहे हैं। साइलेंस एवरीबॉडी, घोरपड़े डांस की रिहर्सल हो जाए। म्यूजिक।
सेक्रेटरी बोल आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अच्छा सेठ जी। रीना, रीना को यहाँ किसने बुलाया? ओह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ क्या बात है? और देखो कास्टिंग का तो प्रोडक्शन टीम संभालती है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं फिलहाल। लेकिन मैंने उनसे बहुत गुजारिश की। तो आपके लायक कोई काम नहीं होगा तो बेचारे वो क्या करेंगे अभी? डॉक्टर आज मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। देखो मेरे पास तो तुम्हारे लायक कोई काम है नहीं, तो आई एम रियली सॉरी। कुछ तो करो डायरेक्टर, प्लीज़ मेरे लिए शुक्रगुजार रहूँगी। देखो हमें क्राउड की भी जरूरत नहीं है, तो मुझे डांस ऑन पिक्चराइज करना है एक्चुअली। जानती हूँ डांस मैं भी कर सकती हूँ। इस उम्र में तुम डांस करोगे? कौन देखेगा कौन? अरे कम से कम ये कीमती शर्ट की इज्जत तो कर लेते। देख रही हूँ पर इससे कीमती किसी की जिंदगी है। मेरा बच्चा बीमार है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। फिल्म इंडस्ट्री बड़ी जालिम है, यहाँ वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। और हम इस गाने के लिए सिर्फ यंग और हसीन लड़कियां चाहिए जिनमें सेक्स अपील हो। उम्र तो हो गई है लेकिन उतनी तो बुरी नहीं है। देखो रीना, न जाने यहाँ कितनी जूनियर आर्टिस्ट है, हमें सबको मौका देना पड़ता है। और ये उम्र के दाग तुम कैसे छुपाओगे? ये तुम्हारे चेहरे पर जो झुर्रियां उभर रही उसका तो ये आंखों के नीचे जो काली लकीर है, क्या उसको मिटा पाओगे तुम? चेहरे मेकअप से तो सब कुछ मिट जाता है डायरेक्टर। फिर मेरी आंखें तेज है, मेरे गाल गुलाबी है, मेरा जिस्म नशीला है और मेरा फुटबॉल भी तेज है। मगर तुम जवान नहीं, समझ रही है? जवान नहीं। आज का नाच जो कि बंजारों का नाच है, वो सबकी फिगर दिखानी पड़ती है, सबका पेट दिखाना पड़ता है, सबकी कमर दिखानी पड़ती है। तू जा, मुझे काम करने देंगे छोटी सी। हीरोइन भी तो जवान नहीं है, उसकी आंखों के नीचे भी काली लकीरें उभर आई है। हाँ हाँ, हमारी हीरोइन के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत? अरे वो हमारी मैडम है, महंगे मेकअप के तय में वो सब कुछ छुपा लेती है। और आखिर उनके नाम से फिल्में बिकती है, उनके पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लगती है। मुझे आप जो कुछ भी थोड़ा देंगे उससे प्रोडक्शन हाउस का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक गरीब की जिंदगी बचा लेंगे आप। देखो आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बीते दिनों को याद करो डायरेक्टर, जब मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया तब मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हंसी और सेक्सी औरत नजर आई। उसकी कीमत तुम्हें मिल चुकी है ना। मक्खियों की भनभनाहट से मुझे नफरत है, दफा हो जाओ यहाँ से। मक्खी लगने लगी। ये बच्चा, ये भूख, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? प्रोडक्शन मैनेजर, इसे बाहर निकाल गया, कब से मेरा दिमाग चाट रही है। मैं कभी नहीं जाऊँ। और सुनो, ये सेट पर रहने की तुम्हें इजाजत? क्यों? कम से कम सेट पर ही रहने दो। हाँ बिल्कुल नहीं। लंच ब्रेक में खाना ही खिला देना। अरे खाना काम के बदले मिलता है, मुफ्त में थोड़ी ना मिलता है। मेरे बच्चे को छू कर देखो डायरेक्टर, उसे कितनी तेज भूख है। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मेरा बच्चा बीमार है और मेरे स्तनों में दूध भी नहीं। उसकी जिम्मेदारी क्या मुझ पर है क्या? भूख लगती है, खाना नसीब नहीं होता तो क्या करें? और जिसने पैदा किया उसे क्यों नहीं मांगती? किससे मांगू? हाँ? उस बिस्तर से जिसने ना जाने कितने सभी को भिनभिनाती मोतियों से नफरत होती है। इस्तेमाल की गंदी सलवट पड़ी बिस्तर से बू आने लगती है। सड़क पर बैठकर भीख मांग रही है। वो भी करते हैं। तो कोठे पे जाकर बैठ जा। कोठे में कौन पूछेगा मुझे? अब तो लैंप पोस्ट के नीचे भी जबरदस्त भीड़ रहती है। ये ढलती उम्र का इतना लिहाज है तो खुदकुशी क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम्हारे लिए मौत ही हर बीमारी का इलाज है? मेरी फिल्म में भी हीरोइन भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है, पता है? उसके लिए उसे ढेर सारे पैसे मिले हैं। मेरे बच्चे को कौन संभाले? कूड़े में फेंक दे उसे। फिर क्या होगा? फिर बड़ा होकर वो एंग्री यंगमैन बनेगा, लावारिस। अगर किसने कूड़े से नहीं निकाला तो
देखो ऐसा सिर्फ आर्ट फिल्मों में होता है, जाती जिंदगी में। और अगर नहीं निकाला तो मर जाएगा और क्या। तुम्हारी फिल्मों में आंसुओं के समुद्र भरने वाले डायरेक्टर कितने बेरहम और सख्त हो। देखो जाती जिंदगी और फिल्मों में बहुत फर्क होता है। हम तो आंसुओं के सौदा कर रहे हैं। ठीक कहा तुमने, तुम आंसू पहनते हो, ओढ़ते हो, मगर तुम लाशों के सौदागर कब से बने? दफा हो जाए। क्या इसमें बच्चे के लिए दूध, चावल, दवाई सब मुमकिन है? फिर तू बड़े बड़े सपने देखने लगी। तू जाकर के मजदूरी क्यों नहीं करती? पत्थर क्यों नहीं उठाती? वो जो फिल्म में हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं वो क्या मजदूरी नहीं है? उस मजदूरी में ग्लैमर छुपाया और उस ग्लैमर की तो शिकार हो गई। जैसे ही तुम जूनियर आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा कहते हो, वैसे ही ना, क्या मजदूरी इतनी सस्ती है कि जब चाय मिल जाए? मेरी फिल्म में पता हीरोइन मजदूरी करती है और उससे मजदूरी करते करते मन चाहा महबूब मिल जाता है और रातों रात मजदूरन से महलों की रानी बन जाती है। तुम सपने देखते हो और सपने सपने होते हैं, और अब मैंने भी देखे, लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं हकीकत है, सुबह की रोशनी और रात की अंधेरी की तरह। ओ, ये तो फिल्मी डायलॉग है। क्योंकि तो मेरी हर बात डायलॉग लगती है, क्योंकि तुम आंसू और लाशों के सौदागर हो ना। देखो शूटिंग शुरू होने वाली है, दफा हो जाए। चलो निकलो, चलो। प्लीज सावल प्लीज, देखो वो लड़कियां रिहर्सल कर रही, उन्हीं में डाल दो ना मुझे प्लीज। ये मेरा गाना तो खत्म हो चुकी है। अरे उन लोगों का तो तुम लॉन्ग शॉट में लोगे, हीरोइन का तो हर हाल में क्लोजअप में लोगे ना प्लीज। तुम मुझे डायरेक्शन सिखाएगी। नहीं, तजुर्बे से कह रही हूँ, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? करूंगा तो ऐसा ही मगर तुझे काम नहीं दे सकता। अरे तेरे लिए वो सब बीते कल की बातें हैं और आज की दुनिया बदल चुकी है। अब तो एक फांसी फूल है जिसे किसी गुलदस्ते में सजाया नहीं जा सकता। गुजरे जमाने की न जाने कितनी हीरोइनें यहाँ खोलियों में रहती है, लोगों की हवस मिटाकर अपनी भूख मिटाती है, और जब वो मर जाती है तो बीएमसी की लाश ढोने वाली गाड़ी में उठा कर ली जाती है। सदा उन्हें कफन तक नसीब नहीं होता। और तू एक महज क्राउड आर्टिस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरने वाली। तेरी जगह खाली हुई किसी और ने भर दी। चल दफा हो यहाँ से, चल। तुम कितने सख्त हो। इस सब्जेक्ट पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और तुम्हें मैं उसमें कैरेक्टर दूंगा, एक बासी सड़ेली बास मारती औरत का। तब तक जिंदा कैसे रहूं? तुम्हें जिंदगी से इतना प्यार क्यों मिले हुए? प्यार नहीं, नफरत ही सही, लेकिन इस सड़ान सी जिस्मानी लाश को कैसे धोऊं? तो मैंने क्या ठेका लेकर रखा है तेरे जिस्म का? हाँ? इस समाज के सिस्टम के एक इकाई तुम भी तो हो। अरे भाई कौन सा समाज, कौन सी सिस्टम? यहाँ सब अजनबी, सब एक दूसरे को पीछे खींचने में, काटने में और मारने में लगे हुए। और तू रीना ये लड़ाई हार चुकी है। तू किसी मोटे अजगर के पेट में जाकर फंस चुकी है। और वो मोटे अजगर तुम हो, तुम यानी ये सपनों के सौदागर। जंगल के कटीले नागपाश ने मुझे घेर लिया है, वीराने रास्तों पर मैं दौड़ रही हूँ, चिपकली की तरह दीवारों पर रह रही हूँ। मुझे और मेरे बच्चे को भूख लगती है, रोटी चाहिए, डायरेक्टर रोटी। रोटी भी अपने महबूब की तरह इंतजार करवाती है। मैं आप इंतजार नहीं कर सकती, मेरी बोटी बोटी नोच कर फिर, लेकिन मुझे काम दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरा बच्चा तड़प तड़प कर सो गया है। प्लीज डायरेक्टर प्लीज। सर और बड़े सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मैडम इज रेडी सर। हाँ, और रमेश यस अरे सर। यार कहाँ है यार तू? यार कब से बुला रहा हूँ तुझे यार। जी वो मैडम ने बुला लिया था। तू जाकर कंटिन्यूटी शॉट देख और कैमरामैन को यहाँ भेजिएगा। ठीक है सर। हाँ नहीं है मैडम, कौन सा परफ्यूम पहना? सर हाँ कैमरामैन छुट्टी पे गया। मुझे शॉट लेना पड़ेगा और क्या, जल्दी ला कैमरा यार। Good morning, Mr. Sawant. गुड मॉर्निंग मैम। आर यू रेडी? Yes, I am ready. एक मिनट जरा ये बालों की लट जरा यहाँ से ना इस तरफ, तो ये लहंगा जरा और थोड़ा इतना थोड़ा क्या चलेगा? यू नो द डिमांड ऑफ ऑडियंस। ठीक है, तो हमारा पहला शॉट जो होगा वो लॉन्ग शॉट होगा जहाँ पर कैमरा पैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद एक ग्रुप डांस का मास्टर शॉट, उसके बाद क्लोजअप में सिर्फ आप ही आप।
ये एक्सप्रेशन चलेगा? परफेक्ट। मुझे यही चाहिए। रेडी? सर। रेडी फॉर द टेक? बैटरी चार्ज? फुल सर। म्यूजिक। वेट फॉर द लंच। वाह मैडम वाह, मतलब क्या शॉट दिया आपने, मतलब मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे मेरा जोजो कहाँ है? जो आपके हो गए मेकअप रूम में हुआ कहीं पे? ओके चलो फिर चलो वही लंच कर लेते हैं। बिल्कुल। वैसे मिस्टर सावन, ये लेडी कौन है जो इस तरीके से बच्चे के साथ लेटी हुई है? मैडम ये काम मांगने आई थी हमारे पास, मगर इसके लायक कोई काम नहीं। ओह, लेकिन क्यों? मैडम ये बीमार थी और इसकी उम्र हो चुकी है, और सबसे खास इसकी आंखों के नीचे मेरा वो काली लकीरें आ चुकी हैं। काली लकीरें? मैडम आप ओह आई सी। लंच 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 लेंगे? अब नहीं, मुझे जूस चाहिए। वो क्या है ना, मुझे जोजो के साथ फिर कुछ लेना पड़ेगा। मैडम के लिए जूस फ्रेश। जी सर। सर। आप परेशान क्यों? वो कुतिया मर चुके हैं सर, उसके पूरे बदन पर मक्खी भिनभिना रहे हैं। मर गई वो? कि उस बदतमीज औरत ने अपना काम कर दिया। एक काम करो, बीएमसी की गाड़ी को फोन कर। कौन सी? लास्ट ढूंढने वाली। कौन सी? लास्ट ढूंढने वाली गाड़ी को फोन कर, उसे दफा कर यहाँ से। मेरा बच्चा जी सेट पर खड़ा नहीं चाहिए। और बच्चा सर? उसे कूड़े में फेंक दे, कूड़े में फेंक दे उसे। जी बात। दफा कर उसे यहाँ से। मिस्टर सावन, बहुत बदबू फैल गई है, मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। मैडम कोई बात नहीं, शूट कल कर लेंगे। आप ये जूस पीजिए मैडम, जूस पीजिए। वैसे मिस्टर सावन, ये लेडी आखिर मरी कैसे? वो मैडम भूखी थी, वो भूख से मरी शायद। फर्स्ट टाइम मैंने किसी को भूख से मरते हुए देखा है। लगता है माल न्यूट्रिशन का केस होगा। मैडम हिंदुस्तान में ऐसी मौतें रोज होती है। Whatever, मिस्टर सावंत, आप कल कौन सा शूट लेंगे? कल आप एक शहरी औरत से बंजारा बन चुकी है, और आपका महबूब आपको मिलने आता है, और फिर वही हमारा गाना, महबूबा 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 महबूबा। ओके मैडम? ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। टेक इट।
आइडिया आ गया है। अरे मुझे भी गाड़ी आ गई है। घूर पड़े, हाँ सर, लास्ट होने वाली गाड़ी कितने देर में आ रही है? 1 घंटे में आ जाएगी। सुनो, फटाफट कैमरा रेडी करो, कैमरा रेडी करो। मुझे कहानी मिली है। एक जमींदार ने एक गरीब औरत का रेप करके उसका मर्डर कर दिया है। सस्पेंस भी क्रिएट हो जाएगा और एक्सपोजर भी मिल जाएगा। चलो रेडी फॉर द टेक। फैंटास्टिक आइडिया सर।